दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज के इस क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आप सबों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में नहीं हूं। आज के इस क्लास में हम इसी फॉर्मेट में यानी कि ये स्क्रीन शेयर के माध्यम से ही मैं आपका क्लास लेने वाला हूं। दोस्तों आपको एक बात ये भी बतला दें कि आज का क्लास जो है वो थोड़ा स्पेशल है। अब वो स्पेशल कैसे है वो वीडियो में आपको मालूम चलेगा आगे। अब यहाँ पर आपको हम ये भी बतला दें कि आज वाले क्लास में, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 फरवरी वाला जो क्लास था ये अब्सेंट नहीं था। 10 फरवरी की अगर हम बात करें यानी कि कल की बात करें तो कल जो क्लास हुआ था वहां पर हमने बिहार स्पेशल जनवरी महीने का जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है उसको हमने कवर किया था। 2022 में इस सीरीज की शुरुआत हुई है। एक बार पुनः हम आपको याद दिला दें कि ये 46वां मंथ है जब ये आपको हम प्रोवाइड किए हैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। और ये वैसा वीडियो है जब आप एक बार इसे देख लेंगे तो आप हर महीने आपका आदत लग जाएगा इस सीरीज के वीडियोज को देखने का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और रही बात, आप लोग पूछते हैं कि सर पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगा, चलिए मैं पीडीएफ फाइल को लेकर आपको जानकारी दे दूं, फिर हम यहां पर सेशन की शुरुआत करेंगे। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मंथ यहां से आपको 2 पीडीएफ मिलता है। एक तो बोर्ड पीडीएफ होता है जो वास्तविक रूप में अभी आप यहां पर देख रहे हैं, और दूसरा होता है प्रिंटेबल मटेरियल A4 साइज में होता है जिसे आप प्रिंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तमाम चीजें जो आपको मिलती है इससे आपकी तैयारी बेहतर होती है। जैसे अभी आप इस पीडीएफ को देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं। जो खास करके नहीं से देखते हैं जरूर इसको देखिए कि किस प्रकार के हमारे मटेरियल होते हैं जो हम आपको देते हैं, आपकी तैयारी किस रूप में होती है। जैसे उदाहरण के लिए इसी प्रश्न में यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय के बारे में जो नई नियुक्ति हुई है, 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। अब देखिए इसको लेकर डिटेल में हमने चर्चाएं किया है और विस्तार में वो सारी जानकारी हमने देने का आपको प्रयास किया है जहां से एग्जाम में सवाल अराइज होंगे। ठीक है, और वैसे भी यहां पर आप चीजों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी डीप नॉलेज यहां पर हम आपको दे रहे हैं। और मैं आपको दोहरा दूं इस बात को कि इसे जब आप देखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा, आप यहीं से प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि पिछले 4 वर्षों का इतिहास है सारे बिहार के एग्जाम में, यानी कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हैं। ये जनवरी महीने का पूरा इसी प्रकार से कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि प्रश्न को हमने शॉर्ट में पढ़ाया है। एकदम तमाम चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ाया है। आप यहां पर देखिए कितने सारे पेज हैं, मतलब ये तमाम चीजें आपको हमने बतलाया है। लगे हाथों आप यहां पर यह भी देख लीजिए कि जो प्रिंटेबल मटेरियल है वो कुछ इस प्रकार का होगा। A4 साइज में हूबहू आपको ये बुक वाली फील देगा। तो ये तमाम चीजें आपको मिलती है जिससे तैयारी आपकी बेहतर होती है। जैसे यहां पर देखिए इसी प्रश्न में जो खास करके टाइगर रिजर्व को लेकर बात हो रही है, जिसको मंजूरी दे दिया गया, एक तरह से अंतिम स्वीकृति है जो बिहार सरकार की तरफ से दिया गया। अब इन दिनों जनवरी 2026 में जो भी चीजें टाइगर को लेकर खबरों में है वो तमाम चीजों की जानकारी डिटेल में हमने दिया है। जैसे एक टाइगर को लेकर एक जानकारी यह है कि गुजरात एक बार फिर से टाइगर रिजर्व बना है, मतलब टाइगर स्टेट बना एक्चुअली में। तो ये चीजें देखिएगा किस प्रकार से हमने तमाम प्रश्नों को एकदम डिटेल में आपके बीच रखा है। जनवरी 2026 का कोई भी न्यूज आपका नहीं छूटेगा और पूरा डिटेल में आपको नोट्स तैयार करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वो चीजें एकदम आपको बना बनाया यहां पर मिल रहा है। आप जानना चाहते हैं इस पीडीएफ में कितने पेज हैं, आपको चलिए मैं दिखा दे रहा हूं। एकदम स्लाइड करते हैं, देख लीजिए पूरा स्पीड में देखिए, एकदम तमाम चीजें एकदम उसी प्रकार से डिटेल में वर्णन है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आप देख लीजिए यहां पर आपको दिख रहा होगा 69 पेज है। तो करंट अफेयर्स का यही वो कोर्स है जहां पर करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल मिलेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का एकदम संपूर्ण संकलन होगा। आप इसको ले सकते हैं प्ले स्टोर से, BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से तमाम मटेरियल को आप प्राप्त कर पाएंगे करंट अफेयर्स के इस विजेता बैच से। अच्छा स्पेशली अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं तो इसी वाले कोर्स को लीजिएगा, ये 72वीं वाले, क्योंकि विजेता बैच इसमें अतिरिक्त रूप में आपको मिल जाएगा। और तमाम कोर्स में आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे NEW15 तो आपको यहां पर 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब यहां पर देरी न करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। यह प्रश्न बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। देखिए प्रश्न यह है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। अच्छा ये जो इंक है आप जो देख रहे हैं, मे भी ये आपको बहुत पतला दिख रहा होगा क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसे थोड़ा सा थिक करूं। चलिए यहां पर इसका आंसर जो था ये था
पटना जिला, जो कि पटना की प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है वो 1,31,332 रुपये। अच्छा, आप लोग कई बार यहाँ पर ये मिस्टेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे, अच्छा यहाँ पर 1,33,000 है, अच्छा ये सही होगा। नहीं, आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा जिला मतलब सबसे समृद्ध है, तो हमें जिला देखना है। ठीक है, तो जिला पटना है। अच्छा, ये सारे विकल्प वैसे भी गलत है, तो इस डाटा पे आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सारे औसत्य है ना। तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमाम चीजें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो हमने दिया है प्लस बिहार बजट का भी दिया है, और साथ ही साथ एक अलग वीडियो में दोनों टॉपिक का हमने प्रैक्टिस भी करवाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फिर से, जैसे कि जनवरी 2026 अभी संपन्न हुआ है, तो जनवरी 2026 का जो पीडीएफ हमने दिया है, जो हमने आपको पढ़ाया है, उसको एक प्रकार से परखने का ये समय है। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एकदम छोटा ही वीडियो है, ये सारे चुनिंदे प्रश्न आपके बीच हमने रखा है, सभी को हल कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, मतलब काउंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में मुझे बतलाइएगा कि कितना यहाँ पर सही हुआ। और यहाँ पर साथ ही साथ पूरा विश्लेषण भी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हैं तो इसको हम यहाँ पर आपको मतलब सुधार करके बतलाएंगे, प्लस डिटेल में इंफॉर्मेशन भी देंगे कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। चलिए, देरी ना करते हुए पहला प्रश्न आपके बीच है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर है। 4 से 5 सेकंड का टाइम लीजिए और फटाक से आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, यहां पर बिहार को समग्र रूप से 16वां स्थान मिला है, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, इसको लेकर थोड़ा समझिए कि यहां पर क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो शुरू हुई थी, ये सूचकांक यानी कि इंडेक्स की, तो वर्ष 2020 में हुई थी, और अभी हाल ही में जो सूचकांक 2026 में आई है, ये 2024 पर आधारित है, और ये है इसका चौथा संस्करण। ये चीज नोट कीजिएगा। अच्छा, यहां पर कहीं हमने मेंशन, अच्छा यहाँ पे देखिए प्रश्न में देखिए लिखा गया है ना 2024, तो ये 2024 पर केंद्रित है और ये चौथा एडिशन है, और इसमें समग्र रूप से बिहार ने एकदम 16वां स्थान हासिल किया, अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि पिछले रिपोर्ट में आप ये देखते हैं कि बिहार का जो स्थान है वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि निर्यात यहाँ से बहुत सीमित होता है, और मतलब पिछले सूचकांक से 3 पायदान इसमें सुधार हुआ है। अब बिहार से जो खास करके निर्यात होता है, अगर आप जिलों में देखेंगे तो सबसे जो अधिक निर्यात करने वाले जिले हैं वो बेगूसराय है। मूलतः यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद अधिकतर निर्यात होता है। मांस के निर्यात में अररिया जिला अव्वल है बिहार में। अच्छा, ओवरऑल मक्का से निर्यात काफी अच्छा होता है। भागलपुर का रेशम, मधुबनी पेंटिंग और जर्दालू आम जो आम है वो भी निर्यात होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, आप चाहें तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन यहां पर इस टॉपिक पर पुनः वापस आते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इस सूचकांक में शीर्ष राज्य में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे पे गुजरात, चौथे पर उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश है 5वें पे। एक और अन्य कैटेगरी इसमें दी गई है, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें पहले स्थान पर उत्तराखंड, फिर जम्मू और कश्मीर, फिर नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा। इसमें क्रमशः ये इस प्रकार से याद रखिएगा। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स से जुड़ी हुई इतनी जानकारी सफिशिएंट है। कुछ यहां से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि ये कौन जारी करता है, तो दोस्तों सरकार की जो थिंक टैंक है नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में अस्तित्व में आया था, तो नीति आयोग द्वारा जारी होता है। तमाम चीजें इस प्रश्न का क्लियर हो चुका है। अब अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच है, आंसर कीजिए कि आधार से संबंधित सेवाओं की जानकारी को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य UIDAI द्वारा हालिया जारी किए गए शुभंकर का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है। शुभंकर का नाम है, आई होप आंसर आप लोग कर चुके हैं, शुभंकर का नाम है उदय, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप ये बोल सकते हैं कि आधार को अब एक चेहरा मिला है। अब ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, तो उदय नाम है, और इसका मतलब लॉन्च के पीछे जो रीजन है, जो उद्देश्य है, मतलब इसको आधार सेवाओं को, मतलब जो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन होती है उसको सरल और सुलभ बनाना है। और इसका लोकार्पण UIDAI के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा द्वारा केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में किया गया।
ये चीज ध्यान आपको रखना है। और एक प्रतियोगिता के माध्यम से इसका चयन हुआ और यहाँ पर देखिए दो कैटेगरी में, एक डिजाइन प्रतियोगिता और एक नामांकन प्रतियोगिता। तो डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार त्रिशूर जो केरल का एक सर है यहाँ के अरुण गोकुल को मिला। वहीं पर नामांकन प्रक्रिया में या फिर इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश भोपाल के रिया जैन इसमें प्रथम स्थान पर रहे। तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय याद रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी है कि इसका नाम क्या है। तो उदय नाम है। चलिए अब आधार सेवा की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में एक जगह है नंदुरबार और यहीं से पहला मतलब आधार कार्ड जो पहला UIDI नंबर जारी किया गया था एक निवासी को जारी हुआ था 29 सितंबर 2010 को। आप ये बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र से ही शुरुआत इसकी हुई थी वर्ष 2010 में, यानी कि बात हम कर रहे हैं आधार सेवा की। और आधार सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? नंदन M नीलेकनी को कहा जाता है, जो कि UIDAI के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इतनी बातें आई होप आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगला अति महत्वपूर्ण सवाल में ये प्रश्न है कि वर्ष 2026 को किस संस्था द्वारा हाल ही में रेंजलैंड यानी कि चारगा भूमि और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने यह घोषित किया है? ये एक सवाल है। इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही इसको लेकर कई बातें हमने आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि इस टॉपिक से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वर्ष घोषित होते हैं यहां से पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इस सूची में आप जो अभी देख रहे हैं 2023, 2024, 2025 और इसमें 2026 को अब हमने ऐड कर दिया है ताकि कुछ भी यहां से बने सवाल तो वो आपको याद रहे। 2026 को रेंजलैंड यानी कि चारगा भूमि और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं और इन 6 प्रमुख अंगों में सबसे बड़ा अंग जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अभी हाल ही में वर्ष 2026 को महिला कृषकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। रिलेट कीजिएगा, दोनों कहीं ना कहीं किसानों के ही मतलब दृष्टिकोण से इसे घोषित किया गया है। तो ये चीजें समझिएगा, याद रखिएगा, सवाल बनने की प्रबल संभावना यहां से नजर आती है। अगले प्रश्न पे आइए। गोवा राज्य में एक नया जिला बनाया गया है। हाल ही के दिनों में ये खबरों में रहा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है कि हाल ही में गोवा राज्य में नया जिला बनाया गया, इसका नाम क्या है? और यह डैश के नाम पर आधारित है, मतलब खाली जगह में वो नाम हमें भरना है। मतलब किसके नाम पर है? नदी के नाम पर है या फिर यहां पर जो विकल्प है पहले उसको देख लीजिए, आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर है कोसावती, जो एक प्राचीन नदी है। तो कुसावती जिला का नाम रखा गया है, नदी से ही प्रेरित नाम है और एक्चुअली ये नदी तो है ही। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर है। आइए इसको देखते हैं। गोवा में अब तक 2 जिले थे। अब ये 2 जिलों की अगर हम बात करें प्रशासनिक दृष्टिकोण से, एक तो गोवा की राजधानी पंजिम और दूसरा मडगांव। अब इसमें तीसरा ऐड हो गया है कुसावती। और ये कुसावती जो नाम है, आप यहां पर इस पॉइंट को देख रहे हैं कि यह नाम प्राचीन कुसावती नदी के नाम पर आधारित है जो दक्षिण गोवा क्षेत्र में बहती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये नदी के नाम पर है। मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से अब यहां पर 3 जिले हो गए हैं। अब गोवा से संबंधित एक सवाल कई बार एग्जाम में बने हैं कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब सवाल ये भी पूछा जाएगा इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन यह है कि पुर्तगालियों का जो शासन था आजादी के, मतलब यहां पर आजादी के बाद भी जारी था। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने में सफल अभियान जो किया था, उसी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये रीजन भी आपसे एग्जाम में सवाल के रूप में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर है और मज़ा आ रहा है, पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है चीज़ों से। तो वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को, हमारी ऊर्जा को जरूर आप लोग बढ़ाइएगा। चलिए आइए 5वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान इस समय है, तो इन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संकलन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस पुस्तक का जो नाम है यह है खुद बात ए मोदी।
और इसमें स्पेशली ये ध्यान आपको रखना है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संकलन तो हुआ है। अब ये नाम से भी थोड़ा हिंट ले सकते हैं, ये उर्दू में एक तरह से ये शब्द है खुतबात ए मोदी, एक पुस्तक का नाम है, मतलब ये नाम दिया गया है और उर्दू भाषा में ही ये भाषणों का संकलन भी किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। ये है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों इसी के बारे में जानकारी है कि 5 जनवरी को ये इसका विमोचन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का एक प्रकार से संकलन है। 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये इनका तीसरा कार्यकाल है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उर्दू भाषा में अनुवादित मतलब एक प्रकार से भाषणों का संकलन है और वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और हम आपको बतलाएंगे कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन को लेकर एक और पुस्तक का विमोचन किया गया था। उस पुस्तक का नाम था संस्कृति का 5वां अध्याय और ये हमने आपको बाकायदा पढ़ाया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अप्रैल महीने वाला 2025 का पीडीएफ को देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। यह भी अति महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह, जो एक्चुअली बिहार के बेगूसराय के हैं, इन्हें किस क्षेत्र का पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब यहां पर ये देखिएगा, राइट जो आंसर है ये है लद्दाख क्षेत्र का, इन्हें नियुक्त किया गया डीजीपी। अच्छा लगे हाथों ये बता दें कि यहां पर बिहार के मतलब जो डीजीपी की बात हो रही है तो बिहार के डीजीपी इस समय है विनय कुमार। चलिए फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं किनकी, तो मुकेश कुमार की, जो कि बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी हैं। बेगूसराय में जगह मंझौल। इन्हें अभी हाल ही में लद्दाख का पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख भी रहे हैं। ऐसे 2 बार उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों यहां पर चूंकि बात हम कर रहे हैं लद्दाख की, एक सवाल यहां पर हम आपको अतिरिक्त रूप में बतलाएंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये तो बिहार के डीजीपी को लेकर है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ये चीजें अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। यहां पर देखिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मतलब इसे विभाजित किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लद्दाख में नहीं है, तो इस रूप में ये ध्यान रखिए 5 अगस्त 2019 को ये हुआ था विभाजन, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। अब यहां से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल अराइज होता है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने से पहले बात हम करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, जो कि अंतिम राज्यपाल आप बोल सकते हैं, सतपाल मलिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2018 से 19 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे सतपाल मलिक की वास्तविक रूप में हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों ये समझिएगा यहां पर एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि इनके ही कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को मतलब यहां पर वो हमने लिखा भी है कि उनके कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उनके प्रावधानों को समाप्त किया गया था, जो कि भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा फैसला था। ठीक इसी दिन 2025 में 5 अगस्त को इनका निधन भी हो गया सतपाल मलिक का। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, एक पॉइंट में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। एक संयोग था, मतलब इनके कार्यकाल भी हुआ और इसी दिन 2025 में इनका निधन भी हो गया। अब सवाल एक ये भी है कि अनुच्छेद 370 यहां पर कब लागू हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1949 को भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिल जाता है। क्लियर है, इतनी सारी जानकारी आपको यहां पर याद रखनी पड़ेंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार ये पूछा जा भी चुका है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ही होते हैं, और किसी भी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्लियर है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी चाहिए।
हाँ, अब ये जो देख रहे हैं बिहार बजट का यही वीडियो है जो आपको हमने प्रोवाइड किया है, आप इसे जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी आपको पूरा का पूरा कवर करवाया है और इन दोनों का प्रैक्टिस ये 76 प्रश्नों के साथ हमने आपको करवाया है और ये तमाम वीडियो आपको देखने हैं। एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर इसका वीडियो और इसका फ्री पीडीएफ ये तीनों मतलब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और ये वाला भी क्वेश्चन वाला भी, ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। और अभी आपको डाउनलोड करना है वीडियो खत्म होने के बाद। कहां से? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर से रजिस्टर कर लीजिए और वहां पर देखिएगा फ्री वीडियोज करके एक सेक्शन होगा, उसी में वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत ने हवाई खतरों यानी कि एयर थ्रेट से निपटने के लिए हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहां पर विशेष रूप से इसका लक्ष्य ये होगा, जो ड्रोन है, मिसाइल है, फाइटर जेट, मतलब वो सभी चीजें, मतलब एक प्रकार से आप ये बोल लीजिए हवाई खतरों की आशंका होते ही मतलब उसकी पहचान कर उसे निष्क्रिय करना, अर्थात देश के लिए समग्र बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच तैयार करना। ये महाभारत में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही प्रभावित होकर इसका नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। ये आप लोग ये तस्वीर को देखकर भी समझ रहे हैं। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त भारत के तीनों सेना प्रमुखों के बारे में जो वर्तमान समय में है वो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार यहाँ से भी सवाल एराइज होते हैं, आप वीवीआई पॉइंट में इसे रख सकते हैं। उसके बाद अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला में चलते हैं। 8वें प्रश्न पे, हाल ही में किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी 31 संस्थाएं और 35 गैर यूएन संगठन शामिल है, यानी कि 35 संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, अमेरिकी सरकार ने ये अभी हाल ही में घोषणा किया था, जिनमें भारत का एक संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। अब यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई है और भारत का जो सोलर अलायंस पहल है, इसकी शुरुआत ऐसे तो फ्रांस के सहयोग से 2015 में हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में, और साथ ही साथ 110 से अधिक देश, यहाँ पे तो 100 लिखा गया लेकिन 100 से 110 से अधिक मान के चलिए वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों एक और जहां अमेरिका ये चाहता है कि वो इन सारे संगठन से बाहर हो जाए, और इसके पीछे अगर ये रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हवाला दिया गया। ऐसे तो व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये सभी संगठन जो है ये अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है, और ये आपको ध्यान रखना। इसको लेकर के कई सारी बातें और भी कही है, हमने यहाँ पर लिखा भी है, राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, मतलब यही हवाला दिया है कि ये अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है, इसके विरुद्ध ये कार्य करते हैं। तो ये अभी हाल ही में निकलने की बात कही है। लेकिन वही दूसरी ओर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पैक्स सिलिका, जो कि अमेरिका की एक रणनीतिक पहल है, जो कि विशेष रूप से एआई और सेमीकंडक्टर की जो वैश्विक चैन सप्लाई है, इसको एक प्रकार से सुरक्षित करने को लेकर अब इसमें यह चाहता, ऐसे तो इसमें 9 सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में, अभी अमेरिका यह चाहता है कि भारत इसका पूर्ण सदस्य बन जाए, क्योंकि भारत भी एक अच्छा अस्तित्व रखता है ना, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अपना भारत चौथा सबसे बड़ा देश है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत की जिम्मेदारी या फिर भारत की जो भागीदारी है वो एक बहुत बड़ा पहल हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसको लेकर हालांकि जानकारी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में जो ऑलरेडी संचालित हो रही है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है, आप वहाँ पर इसको लेकर जो चर्चाएं हमने किया है आप देख सकते हैं। जो स्पेशली बीपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स को लेकर प्रिपरेशन में लगे हैं, करंट अफेयर्स के लिए बीपीएससी मेन्स का कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रीलिम्स और मेन्स का तमाम मटेरियल मिलते हैं और उसकी जो वैलिडिटी भी होती है वो बहुत अधिक होती है, 2 साल की होती है। तो एक साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, यहां पर हम बात एक्चुअली कर रहे थे मतलब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्थाओं से बाहर होने को लेकर। दोस्तों इसी दौरान अभी इजराइल ने भी चौंकाने वाला घोषणा किया है कि 7 एजेंसी जो कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है इससे बाहर होने को लेकर घोषणा की है, और इजराइल ने भी यह बयान दिया है कि ये सारे संगठन इजराइल विरोधी रुख रखते हैं। तो यहां पर वो चीजें हमने मेंशन किया है। चलिए आइए अगले 9वें प्रश्न पे, इसमें एक ही प्रश्न हमने कथन वाला रखा है। ये प्रश्न को देखिएगा, हालिया आयोजित विल फॉर पीस
2026 मतलब ये एक प्रकार से बहुपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, मतलब ये नाम है विल फॉर पीस 2026 का संस्करण है। तो इस संबंध में निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उस पर हमें विचार करना है। देखिए, पहला कथन है कि यह अभ्यास 9 से 16 जनवरी 2026 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। ऐसे तो ये कथन बिल्कुल सत्य है और इस अभ्यास में रशिया, चाइना, ईरान, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स प्लस देशों ने, यानी कि ब्रिक्स के देश के अतिरिक्त और भी कई देशों की नौसेनाएं भाग ली है और ये भी कथन यहां पर सत्य है। अगला है कि इसका नेतृत्व जो है वो चीन कर रहा है। अब ये देखिए, ये भी सत्य है। अगला है कि इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है ये समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत है। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है ये कहा गया है, तो ये भी यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा सत्य होगा? देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विकल्प नंबर डी यानी कि सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्चुअली जो हमने क्या बोला, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है, लेकिन जो नेतृत्व है वो चाइना कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो विकल्प में था कंफ्यूज कर सकते हैं और कंफ्यूजन होगा तो आंसर को आप गलत कर देंगे। तो इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहिए। जो जानकारी आप देख रहे हैं अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब यहां पर अगला सवाल है कि 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। बताएं कि भारत अब तक कितनी बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, ऐसे तो भारत इसकी मेजबानी अब तक 3 बार किया है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ये तमाम चीजें देख लीजिए, अभी हम इसकी जानकारी आपको देंगे। यहां पर ऐसे पहले देख ही लीजिए कि इससे पहले भारत जो 3 बार मेजबानी किया है, जैसे चौथा जो संस्करण था यानी कि चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में, फिर 8वां 2016 में ये गोवा में, फिर 13वां फिर नई दिल्ली में, मतलब यही 3 संस्करण की मेजबानी अब तक किया है। तो कुल मिला के बात यहां पर यह है कि 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसकी कमान ब्राजील से मिली है भारत को, देखिए यहां पर पहले वाले पॉइंट पे हमने लिखा है। तो 2026 में अभी फाइनली डेट सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये 18वां ब्रिक्स सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत करेगा, ये चीज ध्यान रखिए। और इसी को लेकर 13 जनवरी 2026 को इस शिखर सम्मेलन का थीम और लोगो का अनावरण जो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं इनके द्वारा किया गया। ये है ब्रिक्स का नया लोगो जो कि 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भारत की मेजबानी की दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जो एक प्रकार से नमस्ते का प्रतीक आपको इसमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से आप बोल लीजिए कि दोनों हथेलियों को एक प्रकार से नमस्ते की मुद्रा में है, ठीक है। और ब्रिक्स से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी, दोस्तों ब्रिक्स में अगर देशों की बात करें जो मेंबर जो सदस्य इसके हैं, इसमें 10 देश हैं। आप ये देख रहे हैं ब्राजील से जुड़े हुए जो सम्मेलन है ब्रिक्स का, वहां की ये तस्वीर है 2025 वाला। अब जो सदस्य देशों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो जब स्थापना हुई थी तो इसमें ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना था, मतलब ब्रिक कहा जाता था। लेकिन जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। फिर 1 जनवरी 2026 को इसमें 4 देश शामिल हुए, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। और 2025 में 1 जनवरी को इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया। इसके साथ ही ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई। और वहीं पर पार्टनर कंट्री की बात करें तो पार्टनर कंट्री भी 10 हैं, यानी कि साझेदार देश। और सबसे नया साझेदार देश कौन सा है? वो है वियतनाम। और सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। इतना क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो का ये सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और विस्तार में लिखिएगा तमाम जानकारी जो हमने आपको दिया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने 10 में से कितने सवाल को यहां पर हल किया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बतलाइएगा। और तमाम कोर्स पर अगर आप 72वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी मेंस वाला भी आपको बैच मिल जाएगा और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स का, और ये सभी मिलता है आपको 15% के डिस्काउंट के साथ। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इस कूपन कोड को अप्लाई करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।